क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या एक घातांक है, कोऑर्डिनेट है। यह किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन की आंतरिक व्यवस्था के बारे में हमें बताता है। यानी यह किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से कितनी दूरी पर है, वह इलेक्ट्रॉन किस कोष में है और उस कोष के किस उपकोष में है, उस उपकोष के किस ऑर्बिटल में है और उस ऑर्बिटल में उसका चक्रण क्या है। ये पूरी जानकारी हमें क्वांटम संख्या के द्वारा प्राप्त होती है। क्वांटम संख्या, जैसे कि हमें कोई हमसे कोई हमारा पता पूछे तो हम क्या बताते हैं, उनको अपना नाम बताते हैं, हम कौन से मकान नंबर में रहते हैं, हमारा मकान नंबर क्या है और वो मकान जो है वो किस कॉलोनी में है, वो कॉलोनी किस शहर में है। इस प्रकार से हम अपना पता बताते हैं। उसी प्रकार से क्वांटम संख्या के द्वारा किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन की जानकारी हमें क्वांटम संख्या के द्वारा प्राप्त होती है। तो क्वांटम संख्या जो है, क्वांटम नंबर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों चलो अब इसके बारे में, इन चारों क्वांटम संख्या के बारे में हम विस्तार से समझें। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे आप ध्यान देंगे प्रिंसिपल के स्पेलिंग पे, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए अब जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है नील्स बोर ने दिया था और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो मुख्य ऊर्जा स्तर को हमें बताता है, के बारे में बताता है। और इसको जो है हम n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। n जो है वो सेल के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, तो n क्या है, यहाँ पे n जो है वो पूर्णांक है, इंटीजर है। और n का मान जो होता है 1 से इन्फिनिटी तक होता है। लेकिन ज़्यादातर हम जो मान यूज़ करते हैं इसका 1 से लेके 7 तक करते हैं। जैसे कि हम देखें n के जैसे मान है, हमने n का मान ले लिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इस n के मान के आधार पर हम देखें कि इसमें कौन से सेल को बता रहा है ये n का मान। तो यदि n का मान 1 है तो जो सेल होगा वो k सेल के बारे में बात करेगा, k कोष के बारे में बात करेगा। तो क्रमशः उसके मान हो जाएंगे k, l, m, n, o, p, q। इस प्रकार से हम इसके मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष के बारे में हमको ये जानकारी दे रहा है। और क्या जानकारी प्राप्त होती है हमको इससे कि परमाणु में का जो नाभिक है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, ये भी हमको मुख्य क्वांटम संख्या से प्राप्त होता है। साथ ही जैसे कि कोई परमाणु है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो अनुमानित ऊर्जा स्तर है ना, वो भी हम मुख्य क्वांटम संख्या से ज्ञात कर सकते हैं, अनुमानित ऊर्जा स्तर। और क्या इससे हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे ये भी देखना है कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यदि हमें ये जानकारी लेनी है कि किस कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। तो यहाँ पे हम n का मान रख देंगे इस फॉर्मूले में और हमको जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। चलिए देखते हैं, जैसे हम प्रथम कोष की बात करें तो प्रथम कोष के लिए n का मान 1 होता है और इस फॉर्मूले में हम मान रखें 2 × n²। तो n की जगह 1 रखना होगा, तो 2 × n² इक्वल टू कितना आएगा 2। तो प्रथम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसी प्रकार हम यदि द्वितीय कोष की बात करें तो हम देखते हैं वहाँ पे n की वैल्यू होगी 2। तो फॉर्मूले में मान रखें 2 × 2²। तो 2 × 2 4 हुआ, 4 × 2 8 हुआ। तो द्वितीय कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तृतीय कोष में देखें 2 × 3²। जब हम इसको इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अधिकतम मान हमारा आता है 18। तो तृतीय कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार हम चतुर्थ कोष की बात करें तो चतुर्थ कोष में ये हो जाएगा 2 × 4² इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस प्रकार से हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर।
इसे सोमरफेल्ड ने दिया था। हमने देखा है, हम जानते हैं कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किसी अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा ध्यानपूर्वक देखा जाता है तो उसमें जो स्पेक्ट्रमी रेखा है वह कई कई महीन स्पेक्ट्रमी रेखाओं से मिलकर बनी हुई दिखाई देती है। तो इसके लिए यह सुझाव आया कि जो मुख्य कोश में जो है जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो है ऊर्जा जो है वो अलग अलग होती है। क्यों? तो यह इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग पथ में कोणीय संवेग के अलग अलग मानों के द्वारा घूर्णन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक ही मुख्य कोश में कई उपकोश होते हैं और इनको प्रदर्शित करने के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या की आवश्यकता हुई और दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए अब देखें कि L से हमें क्या सूचनाएं मिलती हैं L के मान से। तो सबसे पहले L का मान जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है और ये जो है n का मान जो होता है n के मान पर निर्भर करता है। तो n के जितना मान है उतना ही L का मान होगा और वो मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से n-1 तक हो सकता है। और L का मान जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। जैसे कि थोड़ा स्पष्ट करते हैं इन चीज़ों को। जैसे यदि n = 1 है, मतलब हम कौन से कोष की बात कर रहे हैं, k कोष की बात कर रहे हैं, तो उसका 1 है तो L का मान क्या हो जाएगा, L के लिए उसका मान हो जाएगा 0, n- वहाँ पे हम L है ना, n-L था तो वहाँ पे 1 रखेंगे L की जगह में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आएगा। मतलब जो k कोष है उस कोष में जो है k कोष में एक ही उपकोष होगा, S उपकोष होगा। ठीक है, यदि हम n की वैल्यू जो है वो 2 रखते हैं तो n-L, ओके, तो यहाँ पे इसके 2 मान प्राप्त होंगे, एक 0 और दूसरा 2। मतलब इस कोष में कितने उपकोष होंगे, 2 उपकोष होंगे। एक तो होगा आपका S और दूसरा होगा P। और यहाँ पे आप इसी प्रकार इसके मान रखते जाइए। n = यदि आप 3 रखेंगे तो उसके भी 3 मान प्राप्त होंगे L के, 0, 1, 2 और मतलब उसमें 3 उपकोष होंगे। यदि हम n = 4 रखते हैं तो L के मान हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, उसके भी 4 मान हैं। ठीक है, मतलब उस कोष में कितने उपकोष होंगे, 4 उपकोष होंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ स्पष्ट हो रही होगी आप लोगों को कि 0 के लिए S उपकोष लिया गया है, 1 के लिए P और 2 के लिए आपका D है और 3 के लिए आपका F उपकोष यहाँ पे लिया गया है। तो इस प्रकार से हमें L से ये सारी जानकारी जो है वो प्राप्त हो रही है। और यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो हमने अक्षर लिए हुए हैं S, P, D, F, ये जो है वो S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूजन और F फॉर फंडामेंटल के फर्स्ट लेटर को लिया गया है जो कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं से संबंधित है। L का प्रत्येक मान एक निश्चित आकार को प्रदर्शित करता है। जैसे कि 0 जो है वो उसकी आकृति वृत्ताकार होती है और यहाँ पे जो P है उसकी आकृति डमरू के आकार की होती है, डम्बल शेप। और जो आपका D है वो डबल डम्बल शेप होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका F है उसकी आकृति जो है वो होती है रोजेट आकृति, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस प्रकार से हमें इसके यहाँ पे हमको उनकी शेप आकृति के बारे में भी पता चल रहा है। और इसमें हम देखें तो हमें इसकी तुलनात्मक ऊर्जा स्तरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसे कि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स F में आ रहे हैं तो F की एनर्जी ज़्यादा होगी, उससे थोड़ा कम 10 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, D में जा रहे हैं, D सब सेल में जा रहे हैं, उससे कम जा रहे हैं आपके P में जा रहे हैं, उसमें 6 होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, उससे कम जा रहे हैं S में, तो S का सबसे कम और F का सबसे ज़्यादा। तो इस प्रकार से हमको तुलनात्मक ऊर्जा स्तर के बारे में भी इससे जानकारी मिल रही है। और साथ ही हम L के मान से जो है वो कोणीय संवेग के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। L के मान से किसी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग L के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
कोणीय संवेग का फॉर्मूला है √L+1 इंटू h/2π। अब हम बात करें S कक्षक के लिए L = 0। तो ये जो कोणीय संवेग का फॉर्मूला है उसमें हम L की वैल्यू जो है वो रख देते हैं। इस प्रकार से हमने L के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोणीय संवेग का मान क्या होगा 0 S कक्षक के लिए। और यदि P कक्षक के लिए देखिए L का मान 1, तो यहाँ पे L के प्लेस पे 1 हम यहाँ पे कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी जो 1 + 1 2, 2 × 1 2, तो इसमें आ जाएगा √2 इंटू h/2π। इसी प्रकार यदि हम D कक्षक के लिए L की वैल्यू 2 रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो 2 + 1 3 और 3 × 2 6, तो यहाँ पे √6 h/2π। और F कक्षक के लिए L की वैल्यू 3 जो है हम इसी प्रकार से रखते हैं। L = √3 3 + 1 इंटू h/2π, तो 3 + 1 4 और 4 × 3, 4 × 3 बराबर आपका आ जाएगा 12, तो √12 इंटू h/2π। तो इस प्रकार से कोणीय संवेग जो है हमको प्राप्त हो जाते हैं।